आप सभी का वेलकम आज की क्लास में। आज जैसे आपको पता है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को यूज करके हम अपनी जो मेडिकल चैलेंजेस या कंडीशंस हैं उनको कितना इजी कर सकते हैं, कितना इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। ये जो थियरी हम पढ़ेंगे आज, वो सबसे पहले काम करती है डायग्नोसिस पे। आपको हो सकता है किसी लैब के हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाने के बाद में भी डॉक्टर अच्छे से ना बता पाए कि डिजीज क्या है। और आप प्लेनेट के थ्रू जो उसने हिंट दिया है, सिर्फ उस हिंट से आप एग्जैक्टली पकड़ पाएंगे कि क्या बीमारी है। ये पहली स्टेज होगी इसकी। सेकंड पे है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपको लेना ही लेना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कभी भी ये नहीं कहती कि आप सिर्फ प्लेनेट की एनर्जी पे रुके और डॉक्टर से कंसल्ट ही ना करें। सो डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे वो करें। ये क्या करेगी कि ये आपकी रिकवरी को फास्ट कर देगी। लंबा ट्रीटमेंट अगर चलना होगा तो नहीं चलेगा, आपको बहुत जल्दी क्योर मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। इन्हीं के थ्रू डेस्टिनी जो है वो हमें हर तरह की जो कोड्स है वो सेंड करती है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके थ्रू इस एबल हम हो जाएंगे कि उन कोड्स को हम पढ़ पाएं और अलग अलग तरीके से कौन सा प्लैनेट क्या डिजीज किस टाइम पे देता है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद कैसे उस प्लैनेट की एनर्जी को, उसके ओरा को क्लीन करके, क्योंकि जब भी कोई प्लैनेट नेगेटिव एनर्जी सेंड करेगा तो हम डिजीज में फंस जाते हैं, बीमार होते हैं उस टाइम पे। तो अगर हम उसके ओरा को क्लीन कर लेंगे साथ के साथ, तो वो उतनी बुरी बीमारी नहीं होगी और बहुत जल्दी हम उससे रिकवर हो जाएंगे। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। चलिए, सो आज आपको पता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारा टॉपिक है। जब पुराने टाइम में मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, अब भी बहुत चीजें थी तो बहुत डेवलप थी। सो आपको पता है कि जो वैद हकीम का कल्चर था या जो नाड़ी वैद होते थे वो क्या करते थे, वो हाथ पकड़ के नाड़ी चेक करते थे कि किस जगह पे इम्बैलेंस है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 तरह की नाड़ियां हैं हमारी। इन्हीं से रिलेटेड जो है वो 3 तरह की बीमारियां हैं या कैसे इम्बैलेंसेस हैं बॉडी के अंदर, जो पता चलते हैं। सो आयुर्वेदा में एक को बोला जाता है वात, एक जिसको पित्त, और एक होता है कफ। वात का मीनिंग क्या है कि बॉडी के अंदर जो एयर का फ्लो है, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, जैसे इसकी बिगिनिंग किससे होती है, कॉन्स्टिपेशन से। जिसको भी कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट करेगा वो क्या होगा कि उसकी जो बोल मूवमेंट्स है वो अच्छे से नहीं होंगे, पेट साफ नहीं होगा, और जो गैस है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करनी स्टार्ट कर देगी, जिसको वात की बीमारी बोलते हैं। कि वायु जो है वो इम्बैलेंस्ड है बॉडी के अंदर। 3 एलिमेंट है जिनके ऊपर पूरी ये थ्योरी बेस्ड, वात, पित्त और कफ। सो वात इज बेसिकली एयर एलिमेंट। उसका इम्बैलेंस बॉडी में है तो वो कॉन्स्टिपेशन से स्टार्ट करता है। और जो 2 प्लैनेट इसके साथ अटैच्ड हैं जो वात की बीमारी देते हैं वो है सैटर्न एंड राहु। ये 2 प्लैनेट हैं जो इस बीमारी को देते हैं। शुरुआत आपने समझ ली कि जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है उसको वात की बीमारी है, और उसमें रिलेशन किसका मिलेगा, सैटर्न एंड राहु का। पित्त जो है वो पित्त होती है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। सो पित्त बेसिकली फायर एलिमेंट है। फायर का बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाना, तो इसका सिम्टम क्या दिखेगा, इनडाइजेशन। और जो प्लैनेट पित्त की बीमारी को कोज करते हैं वो हैं आपके सन, मार्स एंड केतु। ये 3 प्लैनेट हैं जो किसी की भी बॉडी में फायर का एलिमेंट को इम्बैलेंस करते हैं, सन, मार्स एंड केतु। थर्ड वन इज कफ। सो कफ आपको पता है कि ये कोल्ड, नजले की बीमारी, बार बार साइनस बनना, गला खराब होना, ये वाटर
कह सकते हैं वाटर एलिमेंट है और इससे कोज ये डिजीज है। सो कोल्ड एंड कफ वाली बीमारी, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी वो थोड़ा सा ठंडा पानी पिया तो कफ बन गया उनके अंदर, रेशा बहुत बनता है। सो कौन कौन से प्लेनेट है जो देते हैं, तो प्राइमरी आपको पता है कि मून का एट्रीब्यूट है ये, और मून के साथ साथ फिर वीनस एंड जुपिटर। सो बेसिकली ये तीन इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, और थ्री थ्री कह सकते हैं, एक में दो हैं, और ये प्लैनेट्स हैं जो इस तरीके से चलते हैं। अगर किसी के भी वात की बीमारी सामने निकल के आती है, वात का मीनिंग क्या हुआ फिर, कि एयर का इम्बैलेंस है उसमें। एयर का जब जब इम्बैलेंस होगा तो एयर क्या करेगी, जहां भी रुकेगी एयर जाके वहां पे पेन करना स्टार्ट कर देगी वो। तो इसलिए वात की बीमारी क्या निकल के आती, अर्थराइटिस का पेन, रिमोटाइड अर्थराइटिस, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन को डायग्नोज जब किया जाता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, तो वात की बीमारी के अंदर आता है। पित्त जो है इसमें क्या होगा कि इनडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी बनना, गैस बनी रहना पेट के अंदर, और फायर से इनडाइजेशन क्रिएट हो जाना। कोल्ड एंड कफ आपको पता है यही, कि किसी भी तरह की सर्दी खांसी जुकाम होना जो है वो इसका सिम्टम है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें एक प्लेनेट है जो मिसिंग है, कौन सा मरकरी सर। प्लेनेट है, मर्क्यूरी। वो क्या देता है, सो मर्क्यूरी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म। अगर मर्करी डिस्टर्ब है किसी का तो पूरा मेटाबॉलिज्म ही डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी खाया कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया। अब आप ये बताइए कि हम फीवर और बीपी को किस कैटेगरी में डालें। सर पित्त का ही होगा, फीवर तो सन से रिलेटेड होगा ना। फायर हो गया ना, फायर। टेम्परेचर का रेज होना फायर है, और बीपी का रेज होना ब्लड प्रेशर का रेज होना। सो पित्त के अंडर ही ये बीमारी आएंगी आपके, फीवर का, बीपी का। और अगर हम माने कि अस्थमा की बीमारी किस में आएगी, सर कोल्ड एंड कफ, मून। गोल्डन कप में, मून में आएगी ये। इस तरीके से आज एक लंबी लिस्ट, शायद मोर देन 100 है जो हम डिस्कस करेंगे। सारी की सारी बीमारियां आप इन्हीं की एनर्जी से देख पाएंगे। चलिए अब बात आती है कि देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम करते हैं हाउसेस, कौन सा हाउस से क्या बीमारी हम देख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा तो मैं बोलते जाऊंगा, आप लिखते जाइएंगे कैसे देखते हैं। अ, जो फर्स्ट हाउस है हमारा, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है। किसी के भी बर्थ चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है। हाँ, आप लोगों के बर्थ चार्ट ये रहे। चलिए किसका लगाएं। तो लगा लो, मेरा लगा लो। यहीं से बिगिन कर लेते हैं। देखिए सिस्टम क्या रहेगा कि जब भी आपको हेल्थ के बारे में चेक करना है, बाकी सब थ्योरी भूल जाएंगे आप, आपने जितनी भी अब तक पढ़ी है, बीएनएन, नक्षत्र, सब। आप जाएंगे फर्स्ट हाउस पे, फर्स्ट हाउस का देखेंगे सब लोड कौन है, जुपिटर। जुपिटर सोर्स बनेगा किसी भी बीमारी का। जुपिटर से लेकर आप आएंगे एनएल पर, जुपिटर के एनएल कौन है, सैटर्न। क्या जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, लेकिन सैटर्न। अब यहां से देखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो है उसका जो एनएल है, जुपिटर ये सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेसमेंट मिली है, सर थर्ड हाउस में मिली है। थर्ड हाउस में है। ठीक है, थर्ड हाउस में है। अब आपके बीमारी के हाउसेस कौन से हैं, 6, 8 एंड 12। सो अगर किसी के फर्स्ट हाउस का सब लोड का नक्षत्र लोड सिक्स में प्लेस्ड मिल जाए, तो यहां से उसको डिजीज ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये पहला हिंट है कि किसी को क्या बीमारी आएगी। सर स्टेप थोड़ा सा स्लोली बता दो, एक बार नोट डाउन करना है। फर्स्ट हाउस का फर्स्ट हाउस सब। के सब लोड का नक्षत्र लोड
सर इसमें टेनेंटेड और अनटेनेंटेड भी वो भी देखना है? इसमें नहीं देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे? इसमें नहीं देखेंगे, इसमें तो दोनों चलेंगे। ठीक है। पहला स्टेप है कि नक्षत्र लोड अगर सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड मिल जाए। पहले तो हम सिक्स हाउस का कंसीडर करते हैं कि सिक्स हाउस में अगर होगा तो यहाँ से बीमारी स्टार्ट होगी। जैसे वात की अगर बीमारी, जॉइंट पेन अगर आने हैं तो यहाँ से इन कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगी। इस चार्ट से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं दूसरा चार्ट लगा लेता हूँ, सो दैट कि आपको चीजें क्लियर होती चली जाए। चलिए ये लगाते हैं। सेकंड चीज है कि आपके जो लगन के लॉर्ड है वो कहाँ प्लेस्ड है, बताइए शालिनी जी। सर इधर फिफ्थ राशि है, सन को देखना पड़ेगा लगन के। सन है हमारे एट हाउस में, ट्वेल्थ राशि में। क्या बताते हैं अभी? सन अगर एट्थ में है तो लगन का लॉर्ड अगर एट्थ में है तो बहुत पीड़ा लेके आए इनसे, बहुत बीमारी झेलनी है इसको। सारे ही प्लेनेट आपको बीमारियां देने में सक्षम है। इसमें हम कहीं नहीं जाएंगे नीचे की कौन सा किस नक्षत्र पे है, आपको क्या देने है, ये सारे बीमारी दे सकते हैं। बस इनको चांस मिलना चाहिए। चांस कौन देगा? आपका 6, 8, 12 हाउसेज, या आप 6, 8, 12 राशि को कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था आपके फर्स्ट हाउस का लगन के सब लोड का नक्षत्र लोड अगर प्लेस्ड है सिक्स हाउस में तो वहां से बीमारी की बिगिनिंग होगी। सेकंड है कि अगर सब लोड भी कहीं प्लेस्ड है, सब लोड का भी कोई रिलेशन है, तो इनके फर्स्ट हाउस का जो सब लोड है वो है वीनस। वीनस की प्लेसमेंट कहाँ मिली इनको? सर नाइन्थ हाउस में। केपी से अगर देखेंगे तो नाइन्थ हाउस में, ट्वेल्थ राशि में है। हम्म। और अगर इस पे देखेंगे हम, हालांकि प्लेनेट के एग्जैक्ट तो हमें केपी से देखनी होती है। और सब लोड का नक्षत्र लोड कौन बना? वीनस का केतु। केतु की प्लेसमेंट कहाँ मिली? सर सिक्स राशि में। और थर्ड हाउस में। अब सिक्स राशि का भी एनवायरमेंट सिक्स हाउस जैसा है ना, हम चेंज करेंगे इनको, राशि हो या हाउस हो, 12 ही नंबर है हमारे पास। तो यहां से केतु भी सक्षम है इनको बीमारी देने में। एक तो थर्ड हाउस वैसे स्ट्रगल का है, ऊपर से सिक्स राशि का एनवायरमेंट मिला है। बल्कि राशि तुम यहाँ से देखेंगे सेवन में, राशि कभी भी केपी की तरफ नहीं जाती, ऑथेंटिसिटी रहेगी आपके डी1 से। तो यहाँ तो केतु कुछ नहीं करे, सेवंथ हाउस की प्लेसमेंट न्यूट्रल है, आपको कोई बीमारी नहीं देती। लेकिन यहाँ जब देखेंगे कि लगन का लोड जो है, हमारा लोड कह सकते हो, उसको प्लेसमेंट अगर एट्थ हाउस की मिली तो ये पीड़ा देगा खूब सारे। क्या दे सकता है सन आपको? सबसे पहले फीवर दे सकता है, वो हम आएंगे अभी, नेक्स्ट स्टेप है वो कि कौन सा प्लेनेट क्या क्या देगा। थर्ड क्या है कि अगर जो भी राशि आपको सिक्स हाउस में मिलेगी, राशि और राशि डी1 से देखेंगे, यहाँ की बीमारी आपको आएगी ही आएगी जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो 10th राशि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है? नहीं आइडिया कोई? सर ये आपने ना बताना था कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन से राशि से रिलेटेड है। तो आप भी सिर्फ समझ लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे। 10th राशि जो हमारे नी को रिप्रेजेंट करती है, घुटनों को। 11th नीचे की जो काफ मसल्स बच गई वो पिंडलियां जिनको बोलते हैं। और 12th हमारे फीट होते हैं। सो जॉइंट पेन यहां से आएगा ही आएगा। 12th में कौन सी राशि है? फोर्थ, मून की राशि। तो इनको वात पित्त और कफ में से कौन सी बीमारी होने की चांसेस ज्यादा है? सर मून है तो कफ का ज्यादा हो सकता है। और मून कहाँ बैठे हैं? मून बैठे हैं सर एट्थ हाउस, एट्थ राशि में, फोर्थ हाउस में। ठीक है, कुछ दिक्कत होती है इनको अगर एट्थ राशि मिलती है तो? सर राशि तो एट्थ हाउस की तरह वो करेगी। नहीं, एट्थ राशि में अगर मून आते हैं तो क्या होता है? वो होते हैं, लाइक डेबिलिटेटेड होते हैं। डेबिलिटेटेड होते हैं। हाँ जी। तो आप बोल सकते हो ना कुंडली देखते ही इनकी कि इनको साइनस की, कफ की, कोल्ड की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। थोड़ी थोड़ी सी। हम्म थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छे वाली हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है 12th। तो सर फिर जब मून डेबिलिटेटेड है तो फिर एट्थ हाउस वाला इफेक्ट नहीं देंगे तो फिर कैसे? नहीं, कैसे मैं मून के आपको साथ क्या कर?
ऑल 3 हाउसेस के एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने चेक ही 6 हाउस करना जहां से बीमारी स्टार्ट होगी। आपने क्या देखना है, पहले तो फर्स्ट हाउस देखो मेरे लगन में मेरी गुड हेल्थ है कि नहीं है। फर्स्ट हाउस का सब लोड और उसका एनल आपको बताएगा कि आपकी गुड हेल्थ है या नहीं है। सब लोड वीनस कहाँ प्लेस्ड है? सर 9th हाउस में। 9th हाउस में, तो अच्छा हाउस मिला है, 9th आपकी गुड हेल्थ है। हम्म, 5, 9, 11 आपकी गुड हेल्थ है। 5 गुड हेल्थ है, 9 भी रिकवरी है और 11th आपकी अच्छी खासी रिकवरी है। ठीक है यहाँ तक। स्टेप जी नंबर सर। 1, 6th हाउस के सब लोड उसके नक्षत्र को चेक करना कहाँ प्लेस्ड है। सेकंड है कि आपका जो खुद का लोड है, लगन का जो लोड है, वो कहाँ बैठा है, वो भी बताएगा कि क्या बीमारी आएंगी। अगर इन दोनों का रिलेशन 6 या 8 हाउस से बन गया तो 6 हाउस है आपकी छोटी मोटी बीमारियां, 8 हाउस है फिर जो उन बीमारियों को क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट कर देगा, जिनकी लाइफ लॉन्ग आपको डिजीज रहेगी और दवाइयां खानी पड़ेंगी। क्यों है 6 से 8 हाउस में ऐसी क्या दिक्कत है? मैंने आपको बताया था कि जिस भी हाउस का जो थर्ड हाउस होगा उसके एट्रीब्यूट को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 6 का जब चलेंगे 1, 2, 3, 8th हाउस का थर्ड हाउस है, तो 6 हाउस से जो बीमारी स्टार्ट होगी या वो बड़ा रूप ले चुकी होगी। और अगर इनका कनेक्शन 6 या 8 का बन गया 12 से, तब वो हॉस्पिटल्स के चक्कर कटाएंगे, इस लेवल की बीमारी चली जाएंगी। सो 8th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 12th जुपिटर। जुपिटर। सर वो तो 7th में बैठे हैं। 11th राशि में बैठे हैं, ठीक है, 11th राशि में, ठीक है। इसलिए बच गए ये। 5th हाउस के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस के 9th, वो भी जुपिटर है। जुपिटर है, यहाँ बैठे हैं इसमें, ठीक है। हम्म। 5th में प्लेनेट कौन है? मार्स। इनका कनेक्शन तो नहीं बनता कहीं? मार्स की रूट्स क्या है? 1 and 8। 1 9th में है, 8th किस में है? 4th में। 4th हाउस किस चीज का है? नेगेट करता है सर लो 5th को। इम्यूनिटी। लो इम्यूनिटी, हाँ। और निगेट करता है वो गुड हेल्थ 5th को। को। हम्म। तो अब देखिए इनको बीमारी देने में कौन कौन से प्लेनेट है जो सक्षम है। सबसे पहले तो सन, क्योंकि लगन का लोड ही 8th में है। पहली चीज तो ये हिंट दे रही है। दूसरा क्या है कि 5th हाउस के जो जो प्लेनेट बैठे हैं 5th हाउस में, उनकी जो रूट्स है वो कहाँ है? 8th राशि 4th हाउस में, जो निगेट करती है 5th हाउस को। और कौन बैठा है वहां पर? मून एंड सैटर्न। मून का कोई कनेक्शन है जो इससे 12th हाउस से बनता हो? तो है, 12th में उनकी राशि है, रूट्स है, और वो बैठे हैं डेबिलिटेट होके 4th हाउस। तो 12th हाउस का कनेक्शन बन गया 4th से, 4th का 5th से बन गया। हाँ, 8th जो है वो सेपरेट है, वो बचा हुआ है, उसका इनसे रिलेशन नहीं है। तो क्रोनिक डिजीज होने के चांसेस कम है। इतना जरूर है कि इनको बीमारी रहेंगी, फ्रीक्वेंट रहेंगी, ज्यादातर सैटर्न और मून से रिलेटेड रहेंगी, और हॉस्पिटल आना जाना होता रहेगा। इस तरीके से हम बेसिकली चेक करते हैं कि किसको क्या बीमारी होनी है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनका कोई इंटरकनेक्शन, और एक आपका लगन का लोड और एक 5th हाउस का लोड, इसलिए कि क्या इनकी रिकवरी होगी कि या नहीं होगी, गुड हेल्थ रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर मार्स की एक राशि आपको मिलती मान लीजिए फर्स्ट हाउस में या 11th हाउस में मिल जाती, तो वो 100% रिकवरी दिखाता है। जब भी हम गुड हाउसेस चेक करेंगे तो वो होंगे आपका, एक तो फर्स्ट लगन आपका गुड हाउस है, अच्छी हेल्थ का है, फर्स्ट 5, 9 एंड 11, ये आपकी गुड हेल्थ है। जो जो इनको निगेट कर देंगे, सेकंड हाउस फर्स्ट को निगेट कर देगा, 4th हाउस 5th को निगेट कर देगा, 8th हाउस 9th को निगेट कर देगा, और 11 जो हाउस है ना, वो क्या करता है? 12th को निगेट करता है, इसलिए रिकवरी है। 12th की पीड़ा से बचा लेता है, इसलिए वो रिकवरी है। इस तरीके से हम चलते हैं, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था।
अब आइए स्टेप नंबर